तो अभिक्रिया का वेग जो होता है, किसी भी कार्य को करते समय वह अभिक्रिया होती है। जैसे अगर हम कपड़ा भीगा हुआ सुखाना चाहें तो वह भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसमें जल जो है वो वाष्प बनकर उड़ता है। या ये कह लें कि जैसे हम चाय बनाते हैं तो चाय बनाते समय भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। या इसके अलावा मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में घर में हम आलू उबालते हैं। आलू उबालते समय जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो आलू उबालते समय कम समय लगता है, और अगर हम तापमान कम कर देते हैं तो आलू उबालने में अधिक समय लगता है। आलू का साइज अगर बड़ा है तो आलू को उबालने में अधिक समय लगता है। उसी आलू को काट कर हम 2 टुकड़े कर दें, उसके बाद आलू को उबालते हैं तो कम समय लगता है। तो इसके बारे में, ये ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम जो है इस वीडियो में समझते हैं कि अभिक्रिया का वेग जो है ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहली बात है, अभिक्रिया का वेग ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? ताप पर। ताप के बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। जैसे हम चाय बना रहे हैं तो चाय बनाते समय अगर हम आंच या टेम्परेचर ज़्यादा कर देते हैं, अधिक कर देते हैं, तो चाय जल्दी बन जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि तापमान के बढ़ने पर अभिक्रिया पूर्ण होने में कम समय लगता है। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। दूसरा कारक होता है क्षेत्रफल। देखिए, जब अभिक्रिया को पूर्ण करवाना होता है तो हमें क्षेत्रफल को अधिक करना होता है। अगर हम क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया जल्दी पूरी हो जाती है। जैसे हम कह दें कि ये एक बड़ा आलू है, अगर हम इसको इसी तरह से उबालें तो मान लेते हैं कि 10 मिनट लगते हैं। अगर इसी आलू को कुछ इस तरह से हम 2 भागों में काट दें, इस तरह से, तो इसका क्षेत्रफल जो है बढ़ जाता है। क्षेत्रफल बढ़ने का मतलब होता है, बढ़ता कहाँ है, तो घटता है। बहुत अच्छी बात आपने है जो क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा किया। देखिए, यहाँ पर इस आलू में आप देख रहे हैं कि इसका राउंड वाला एरिया जो है केवल जल को टच कर सकता, छू सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके अंदर वाला भाग, ये वाला जो है, ये क्षेत्रफल बढ़ गया है। और ये क्षेत्रफल बढ़ने की वजह से इस पूरे आलू का क्षेत्रफल बढ़ गया। पहले इस आलू का क्षेत्रफल था, अगर आप मैथ में थोड़ा भी जानकारी रखते हैं तो इसका क्षेत्रफल था 2πr²। ठीक है, ये होता है नहीं सॉरी, आलू का जो होता है 4πr² होता है, क्योंकि ये गोला होता है। ठीक है। और अगर यहाँ हम बात करें तो ये आधा आलू जो होता है लगभग आधा वृत्त वो गोला होता है, और आधे गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3πr², और इसका भी 3πr²। तो कुल मिलाकर दोनों को जोड़ दे तो हो जाएगा 6πr²। तो यहाँ पहले जब बिना कटा आलू था तब 4πr² था, और जब ये आलू जो है काट दिया गया बीच से तो 6πr² हो गया। इस तरह से इसका क्षेत्रफल जो है बढ़ गया है। इसके अतिरिक्त में अगर और भी आप एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि गेहूं को भिगोएं अगर, तो गेहूं जल में भीगते समय अधिक समय लेता है, जबकि उसी गेहूं का आटा बहुत कम समय लेता है। आप नहीं समझ पाए। एक गेहूं का अगर आटा बनाए तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। किसी भी भारी वस्तु को तोड़कर अगर हम 2 बनाते हैं, या 2 से 4 बनाए, 10 से 20 बनाए, तो उसका क्षेत्रफल लगातार बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि आप खुद मतलब जो है आभास कर सकते हैं, जैसे आलू काटा गया है तो इसके बीच वाला इंटरनल पार्ट जो था वो भी पृष्ठीय सतह में बदल गया है।
अगर इस पेन को बीच से तोड़ दिया जाए तो जितना ये दिख रहा है उतना तो दिखेगा, लेकिन इसका बीच का टूटा हुआ भाग भी बाहर दिखने लगेगा, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु को तोड़ने पर उसका क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ जाता है। किसी भी अभिकारक का अगर हम क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, मतलब क्षेत्रफल बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ने पर अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है, अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है, दर भी बढ़ जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम इस आलू को जल में डालते हैं और उबालते हैं तो इसके चारों तरफ पानी केवल इसको टच कर सकता है, छू सकता है, लेकिन अगर हम इसको बीच से काट कर दो पार्ट कर देते हैं और फिर इसको पानी में डालते हैं तो इसका चारों तरफ वाला हिस्सा तो वैसे भी जल को छू रहा था, अब भी छुएगा, लेकिन इधर वाले पार्ट को इसको और इधर वाले पार्ट ये जो है इसको जल अधिक छुएगा, जिसके कारण अधिक अभिक्रिया होगी। इसके अतिरिक्त रूप में अगर हम कहें तो कपड़ा जैसे है, कपड़े को अगर हम एक पास इकट्ठा करके रख दें, भीगा हुआ कपड़ा है, सुखाना है, तो उसका क्षेत्रफल कम होता है, तो जो जल होगा वो धीमी गति से वाष्पोत्सर्जन होगा, मतलब भाप बन के उड़ेगा। अगर हम उसी कपड़े को फैला दें अर्थात क्षेत्रफल बढ़ा दें तो क्षेत्रफल के बढ़ाने पर क्या होगा, क्षेत्रफल के बढ़ाने पर क्या होगा भैया, कपड़ा जल्दी सूखेगा, कपड़ा जल्दी सूखेगा, क्योंकि जल जो है वो जल्दी वाष्पीकरण होगा, और जल के जल्दी वाष्पीकरण होने से कपड़े में जल जो है कम पड़ जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल के बढ़ने पर अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है। जैसे गीला कपड़ा एक पास इकट्ठा करने पर, एक पास इकट्ठा रखने पर देर में सूखता है, परंतु उसी कपड़े को अगर हम फैला दें तो वह जल्दी सूख जाता है। इसका कारण हम पहले बता ही चुके हैं कि इसका जो जल होता है वो भाप बन के जल्दी उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ जाता है, इसलिए। दूसरा कारक जो होता है, पहला तो हो गया आपका ताप, दूसरा हो गया क्षेत्रफल, और तीसरा कारक जो होता है वो होता है दाब। क्या होता है? दाब। देखिए, किसी भी गैस का जब हम दाब बढ़ाते हैं तो दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर भी अधिक हो जाती है, और इसी पर आधारित हमारे घरों में जो प्रयोग किया जाता है प्रेशर कुकर, जिसमें हम चावल दाल बनाते हैं, वो भी दाब की अभिक्रिया पर ही आधारित होता है। जैसे अभिक्रिया होने का मतलब है कि बार बार अभिकारक पदार्थों या अभिकारक कणों की टक्कर का होना। जैसे आप जल में चीनी को घोल रहे हैं, तो अगर जल में चीनी डाल कर रख देते हैं तो शरबत देर में बनेगा, चीनी देर में पिघलेगी। अगर आप एक बर्तन से उसको दूसरे बर्तन में पलटते हैं, दूसरे से फिर पहले में पलटते हैं, बार बार ये करते हैं, तो उसमें अभिकारकों की टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, और अभिकारकों की टक्करों की संख्या बढ़ने की वजह से अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है, जिससे चीनी जल्दी घुल जाती है। कहने का मतलब यह है, जब हम किसी गैसीय पदार्थ पर दाब लगाते हैं तो दाब लगाने में वह अणु जो हैं पास इकट्ठा हो जाते हैं, और पास इकट्ठा होने से जल्दी उनमें टक्कर होगी, और जल्दी टक्कर होने से क्या होगी, अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। तो हम कहेंगे कि दाब के बढ़ने पर अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है, अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अभिकारक अणुओं की टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, अणुओं की टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए। इसका चौथा कारक जो आता है
जिसका प्रभाव अभिक्रिया के वेग पर रहता है वो रहता है। चलिए नेक्स्ट इसका जो कारक है जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है वो होता है सांद्रण। सांद्रण जो होता है, सांद्रण के बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। सांद्रण के बढ़ने पर सांद्रण क्या होता या है? सांद्रता के बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। वेग भी बढ़ जाता है, बढ़ जैसे? जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में सांद्रता का अर्थ होता है जैसे आप मान लीजिए जल में चीनी को विलय कर रहे हैं, घोल रहे हैं, तो अगर 1 लीटर जल में आप 250 ग्राम चीनी को घोल रहे हैं तो उसकी सांद्रता कुछ है। अगर आप 1 लीटर जल में आधा किलोग्राम चीनी को घोल दें, मतलब 500 ग्राम चीनी को घोल दें, तो उसकी सांद्रता नॉर्मली बढ़ जाएगी। अर्थात किसी भी विलयन में विलेय के अणुओं की संख्या ही सांद्रता होती है। अगर विलेय के अणुओं की संख्या अधिक है तो उसकी सांद्रता अधिक है, अगर विलेय के अणुओं की संख्या कम है तो उसकी सांद्रता भी कम होगी। हम ये कह सकते हैं कि जब किसी भी पदार्थ की सांद्रता को हम बढ़ाते हैं तो सांद्रता के बढ़ने के कारण उसमें अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, और अणुओं की संख्या बढ़ने के कारण उनके अणुओं में टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? टक्करों की संख्या। और टक्करों की संख्या बढ़ने से अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है। क्योंकि हम ये कह सकते हैं क्योंकि सांद्रण बढ़ने पर या सांद्रता बढ़ने पर अभिकारकों के अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप अणुओं की पारस्परिक टक्करों की संख्या में भी वृद्धि हो जाती है। आई होप कि आप लोग इस चीज़ को समझे हैं। अगर आप नहीं समझ पा सके हैं तो अपना क्वेश्चन रख सकते हैं, हम उसका जवाब देते हैं अगर कुछ भी डाउट है आपको तो। कोई डाउट नहीं, चलिए ठीक है।